आपके बीच लेके आ रहा हूं। तो आज हम लोग मास्लो की सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है वो पढ़ लिया हुआ है क्या? अभी तक हमने व्यवहारवाद पढ़ लिया है, संज्ञानवाद पढ़ लिया है। व्यवहारवाद संज्ञानवाद हमने खत्म कर लिया है, फिनिश हो गया हमारा व्यवहारवाद संज्ञानवाद। अब यहाँ से हमको जो है पढ़ना है क्या? अब हम यहाँ से हमको ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पढ़नी है। यहाँ से हमको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पढ़नी है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या होती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में हमने जाना यहाँ पे अभी तक तो हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बस जस्ट मिनट के लिए रिवीजन कर ले, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहे। मैं इसीलिए बार बार इसको रिवीजन करता हूं कि आप एकदम बिल्कुल तटस्थ रहें, रेडी रहें। आपके मन में रोज रोज ये बातें मैं जो कहता हूं आपको तैयार है। चलिए तो बात करते हैं। हमने अधिगम के सिद्धांत अभी हमारा चल रहा है, तो अधिगम के सिद्धांत में हमने क्या क्या पढ़ा? अधिगम के सिद्धांत में हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है दिख रहा है। चलिए, अधिगम के सिद्धांत में हमने 3 सिद्धांत हमको पढ़ने थे। क्या क्या पढ़ना था? एक व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा था संज्ञानवादी सिद्धांत, और तीसरा था क्या? मानवतावादी सिद्धांत। इसी को संरचनात्मकवादी भी कहते हैं, संरचनात्मकवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसमें हमने पढ़ लिया, कुल 5 लोग थे। इसमें कितने लोग थे? 5 लोग थे। तो पावलो थे, गुथरी थे, थॉर्नडाइक थे, स्कीनर थे और हल थे। इनको हमने पढ़ लिया। इसमें कौन कौन थे? इसमें मैंने सबसे पहले पढ़ लिया कोहलर को, गेस्टाल्टवादी। उसके बाद हमने पढ़ा किसको? उसके बाद हमने पढ़ा लेविन को। उसके बाद हमने टॉलमैन को पढ़ा, लेविन को पढ़ा। लेविन के बाद हमने जो है वो गुथरी को पढ़ा, नहीं गेगने को पढ़ा। गुथरी यहाँ पढ़ लिया हमने। गेगने को पढ़ने के बाद अभी हमने हाल में पढ़ा किसको? बंडूरा को। इसके अलावा 2 लोग और थे। 2 लोग और कौन थे? तो पियाजे जी थे, जिनको कि हमने बहुत विस्तार में पढ़ लिया हुआ है, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वाइगोस्की जी थे, इनको भी हमने पढ़ लिया हुआ है। ये इतने सारे लोगों को हमने पढ़ लिया। इतना फिनिश हो गया। कितना फिनिश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थियरी पढ़ गई। लगभग 20 दिनों से थियरी चल रही है। इतना फिनिश हो गया। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे किस पर? अब यहाँ से बढ़ेंगे मानवतावादी पर। तो मानवतावादी में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मास्लो को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मास्लो को। मास्लो का सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत में, जहां पे अधिगम होती है। अधिगम और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास जो होता है, उसमें हम मानवता का बात करेंगे। यहां से शिफ्ट हुआ, पहले व्यवहारवादी था, संज्ञानवादी हुआ। अब संज्ञानवादी से जो मानवतावादी की तरफ शिफ्ट हुआ, लर्निंग शिफ्ट हुई, सीखने का जो तरीका है वह शिफ्ट हुआ। सीखने का तरीका आवश्यकताओं के आधार पर और संरचना के आधार पर हुआ, बनने लगा कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है, मनुष्य का अधिकार क्या है। उस मनुष्य के अधिकारों के आधार पर, मनुष्य की आवश्यकता के आधार पर जो है यहाँ पे सिद्धांत बनने लगे। तो अभी जो 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी थी, 20वीं सदी में ये सिद्धांत आए और इसमें बताया गया कि आगे का जो सीखने का तरीका होगा वह कैसा होगा। तो आगे के सीखने के तरीकों को इन लोगों ने सुझाया। तो इसमें हमको पढ़ना है किसको? मास्लो को पढ़ना है। मास्लो के बाद जो है हमको पढ़ना है कार्ल रोजर्स को पढ़ना है। रोजर्स को पढ़ेंगे। रोजर्स के बाद जो है हम पढ़ेंगे कोल्ब को और नोल्स को। कोल्ब को पढ़ेंगे, नोल्स को पढ़ेंगे, और एक और सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे, और है फेरेरे को पढ़ेंगे। इनको हम पढ़ेंगे। ये लोग बहुत छोटे छोटे हैं, इन लोगों का जो सिद्धांत बहुत छोटा छोटा है, इनको पढ़ेंगे। मास्लो ये सभी एक दिन में खत्म हो जाएंगे। वैसे चाहे तो हम 2 दिन में खत्म कर दें, बट 2 दिन में नहीं खत्म करेंगे, एक दिन में खत्म करेंगे, ताकि धीरे धीरे चले, आपको समझ में आ जाए। एक सिद्धांत को अगर एक दिन पढ़ाएंगे तो आपको वह सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, इतनी बात हमने कर ली है, इतना हमको समझ में आ गया है, यानी सिद्धांत इतने थे। अब यहाँ से हम सिद्धांत आज उठाएंगे क्या? मानवतावादी सिद्धांत हमको आज पढ़ना है यहाँ से। तो चलिए मानवतावादी सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये दोहराना खाली है। दोहराना हो गया एक बार। हमने इसके पहले हमने जो है वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ा, जिसमें अनुकरण को लेकर के बात हुई थी।
और ऑब्जर्वेशन को लेकर के अवलोकन और अनुकरण की बात हुई थी। और अवलोकन और अनुकरण के जरिए ये बंडूरा जी कहते हैं कि व्यक्ति सीखता कैसे है, तो वह अवलोकन के जरिए और अनुकरण के जरिए सीखता है। कल हमने चर्चा कर ली हुई थी। इसमें कहा इन्होंने दो प्रयोग किए, एक बेबोडोल का प्रयोग किया और एक जो है वहां पे उन्होंने एक और प्रयोग किया मॉडल का। मॉडल के जरिए प्रतिरूप के जरिए एक सीखना बताया, वहां पे अवलोकन करके मॉडल का अवलोकन करके सीखते हैं। और दूसरा जो है बेबोडोल को दिया। बेबोडोल का 5 मिनट का मूवी दिखाया, 5 मिनट का फिल्म दिखाया। उस 5 मिनट के फिल्म में 3 प्रकार के प्रयोग किए। एक में पुनर्बलन दिया, एक में पुनर्बलन नहीं दिया, एक में पुनर्बलन दिया, एक में पुनर्बलन नहीं, उसकी जगह पनिशमेंट दिया, दूसरी जगह ना तो कोई पुनर्बलन दिया ना तो कोई पनिशमेंट दिया। तो इसके जरिए उन्होंने सीखने का सिद्धांत बनाया कि इसी के जरिए समाज में रह करके अधिगम करता है व्यक्ति और उसी के जैसे अपना रिएक्ट करता है, नकल करके करता है और अवलोकन करके करता है। इसको जो है बताया। वहां पे उसको आगे जाकर के उसको रिजेक्ट किया गया। मतलब कहा गया कि यह उतना तक नहीं सीमित है, खाली हम अवलोकन करके ही और नकल करके ही हम नहीं सीख सकते हैं। उसके अलावा दिमाग होता है व्यक्ति के पास, तो दिमाग लगा करके सीख सकता है। तो खाली उतना ही एनफ नहीं है। तो उसके आगे जो है व्यक्ति ने बताया, वही आगे बात करते हैं। मानवतावादी में कहते हैं कि आवश्यकता के आधार पर व्यक्ति सीखता है। मानवतावादी सिद्धांत में कहा गया कि व्यक्ति जो है वो सीखता है, जो आवश्यकता के आधार पर सीखता है। लोग कहते हैं, बहुत पहले आपने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे हमको आवश्यकता होती है वैसे ही जो है हम आविष्कार करते हैं और हम जो है उसको खोजने की तरफ प्रेरित होते हैं। जैसे हमको भूख लगी है तो भूख लगी है, अगर हमको भूख लगी या प्यास लगी तो हम खाना खाने के प्रति हम आकर्षित होंगे। खाना किधर है उसको हम खोजेंगे, जहां कहीं भी खाना रखा होगा उसको खोजेंगे, खोज करके खाएंगे। प्यास लगी है तो पानी जहां भी मिलेगा उस पानी को पीने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी प्यास बुझाए। जो हमारे डिराइव्स है, जो अंतर्नोंद जो हमें कहती है कि हमारी इसकी पूर्ति करनी है। तो जब पूर्ति करनी है, उस पूर्ति मांग, वो जो मांग होती है, उसी मांग को लेकर के मास्लो ने सिद्धांत बनाया, मांग का सिद्धांत। मांग मतलब जो हमारी डिमांड है, वो डिमांड कहां से आती है? डिमांड हमारी जो है हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, हमारे मानसिक स्तर के आधार पे वो हमारी मांग आती है। मन कहता कि जो है ये कर दे, मन कहता कि वो कर दे, मन कहता कि वो कर दे। जैसा मन कहता, अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वैसे ही प्रेरित हो जाते हैं करने के लिए। तो वह मन मांग करता है करने के लिए, शरीर मांग करता है करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो है वह दैनिक क्रिया करने के लिए, जो भी करने के लिए वह मांग करता है। तो मांग करने के आधार पे हम क्या करते हैं? हम उसी हिसाब का एक्ट और रिएक्ट करते हैं। उसी को समझाने का काम जो है मास्लो ने किया हुआ अपने मांग के सिद्धांत में। उन्होंने अपने सिद्धांत में यही बात बताने की कोशिश करी है, वही हमको पढ़ना है। चलिए हम शुरू करेंगे मास्लो का सिद्धांत। मास्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो मास्लो के सिद्धांत में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यह सिद्धांत निकला कहां से है, यह सिद्धांत किसकी देन है। यह सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत का देन है। मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थियरी। ह्यूमनिस्टिक थियरी ह्यूमनिस्टिक थियरी है। इस ह्यूमनिस्टिक थियरी में सबसे पहला जो नाम आता है ह्यूमनिस्टिक थियरी में, वह सबसे पहला नाम है किसका? तो वह सबसे पहला नाम है मास्लो का। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मास्लो का। मास्लो जी, कैमरा जी आपको इतना कौन कह रहा है करने के लिए? इतना थोड़ी जाना, जितना कह रहे हैं उतना ही करिए ना। अपना दिमाग कहीं चला रहे हैं कैमरा जी? हाँ, अब ठीक, अभी भी गड़बड़ नहीं मारेंगे। चलो, हाँ, तो बात करते हैं। थोड़ा बहुत चलना चाहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। एकदम मस्त, एकदम खुशहाली तरह से खुशहाल रह करके पढ़ना, एकदम मस्ती में एकदम। हाँ चलिए, बोझ लेकर के नहीं चलना है भाई। बोझ लेकर के कौन कोई लेके आया है क्या? हम लेके आए हैं? पैदा हुए तो पहले आते ही हमको एक चपेट मारा गया। एक चपेट मारा गया, आते ही दुनिया पता चल गई कि भाई पहले मारा जाता है। और मारा जाता है, उसके बाद जब मर जाएंगे ना तभी भी मारेगा, ले धपाक सिर में मारेंगे। हम तो रहेंगे नहीं, हम तो देखेंगे नहीं, हमको हमारे सिर मारेंगे, ये धपाक मारेंगे और सिर जो है बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। तो एक आने के टाइम भी मार खाना है और जाने के टाइम भी मार खाना। भैया जब मार ही खाना है तो आनंद कर लो ना, आनंद कर लो। तो आनंद ही करना है हमको। चलिए बिल्कुल आनंद के साथ में पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है वह क्या बताती है? वह कहती है कि मानव होता कैसा है। पहले तो ये मानव के बारे में बताती है कि मानव की चीजें क्या है, मानव बनता कैसे है और मानव कैसे काम करता है। तो उसी पर यह चर्चा करी है। तो सीखने में मानव की आवश्यकताएं काम आती है। तो उसी सीखने की आवश्यकताओं में पहली बात करी उन्होंने किसकी? तो बात करी है मास्लो की।
जिनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, तो मास्लो की बात करते हैं। मास्लो जी का थ्योरी है अब्राहम हेरोल्ड मास्लो, इनका पूरा नाम है। पूरा नाम भी कितने बड़े गजीब गजीब के लोगों के नाम रहते हैं कि कोई अदना, हम लोग तो थोड़े बड़े हो गए तो हमको समझ में भी आ जाता है। बड़े छोटे बच्चों को कहेंगे को ये अब करेंगे, अब की तब पता चला कब चला गया। चलिए कोई बात नहीं है साहब, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, अब साहब है भी नहीं तो कहां से मानेंगे, ऊपर से देखते होंगे साहब जी। हाँ, तो अब्राहम मास्लो जी हैं। चलिए, अब्राहम मास्लो जी के बारे में हमको समझना है। अब्राहम मास्लो का ही एक सिद्धांत है, छोटे में कहते हैं इनको अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो का अब्राहम मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब्राहम मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब्राहम मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसी को हमको समझना है। चलिए, एकदम मस्ती में पढ़ेंगे, मस्ती में समझेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे और मस्ती में समझेंगे। चलिए, अब्राहम मास्लो का सिद्धांत हमको पढ़ना है। अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम मास्लो जी को समझ लें कि मास्लो जी कौन थे, क्योंकि हम अभी तक यही समझ रहे हैं कि सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक उनके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि ये कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था, और मास्लो के कैसे हैं। जितने भी अभी हमने पढ़े हैं सबके थोड़े थोड़े हमने विस्तार में आपको थोड़े थोड़े मैंने आपको बताया है कि इनका परिचय क्या है, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुआ, इसके बारे में बताया। क्योंकि आपको आपको प्रश्न कहां से आ जाएगा पता नहीं चलेगा, प्रश्न कहां से आएगा, तो इसलिए आपको हर चीज जाननी है, हर चीज समझ करके रखना है। चलिए, तो बात करते हैं अब्राहम मास्लो के बारे में। तो मास्लो को समझते हैं कि मास्लो थे कौन। सबसे पहले इनको जानते हैं। तो इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था क्या, अब्राहम। इनका पूरा नाम था अब्राहम हेरोल्ड, अब्राहम हेरोल्ड मास्लो। अब्राहम हेराल्ड मास्लो, ये इनका पूरा नाम था, जिसको हिंदी में कह सकते हैं क्या, अब्राहम हेरोल्ड, अब्राहम हेराल्ड मास्लो। अब्राहम हेराल्ड मास्लो। तो अब्राहम जी कब जन्म लिए, कब मृत्यु उनकी हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म था, जन्म के बारे में जान लेते हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो इनका जो जन्म हुआ था, वह जन्म हुआ था कब, तो 1 अप्रैल 1908 को। 1 अप्रैल 1908 को कहा हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन, 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 न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में हुआ था। न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में हुआ था, और मृत्यु भी उनकी वहीं हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 8 जून, 8 जून 1970 को, 8 जून 1970 को इनकी मृत्यु हुई थी। हमको ये भी समझ के रखना है। चलिए, इतनी बात हमने समझ ली। अब इनके बारे में और आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। ये जो है, चूंकि न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। न्यूयॉर्क यहाँ कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। और ये बात करी हुई है, ये पदानुक्रमिक सिद्धांत की, और मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान के रूप में बात करा हुआ है। क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो कहाँ के माने जाएंगे, अभी हम जब तक पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी तक हमने कोई देखा नहीं है किसी इधर के एशियन, कोई अभी तक तो नहीं देखा है। मतलब जो भाई पढ़ रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अमेरिका के ही या उधर के ही लोग हैं। चलिए, कनेडियन है, अमेरिकन है, यही लोग हैं, जापानीज हैं, जर्मनी है, यही वहां से लोग निकल के आए हैं। हम लोग मतलब क्या बोले, चलिए चलिए जान लीजिए। तो अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो जो है, हालांकि जब जब बात आई थी तब तक तो गजनी आकर के हमारा सब लूट करके चला गया था। हमारा जो पूरी विश्वविद्यालय ही नोच करके भाग गया हो। तो अब हमको तो ऐसे ही बना दिया उसने, तो करेंगे क्या। चले, कोई नहीं, वो सब बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे मुद्दे की बात करना हमको, अब्राहम मास्लो की। तो अब्राहम मास्लो कौन थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के थे, न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, तो इसलिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यह इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बात करी कि अब चूंकि यह बिलोंग करते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थे, तो इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के ऊपर काम किया। इन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के ऊपर काम किया, तो इनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी इनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, इनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है।
ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी इन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान के रूप में काम किया, तो इसलिए इनको मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब इन्होंने इन्होंने इस मानवतावादी मनोविज्ञान को कैसे इन्होंने दर्शाया, कैसे इन्होंने कैसे दर्शाया, इसको कैसे परिभाषित किया, तो इन्होंने परिभाषित किया कैसे, इन्होंने आध्यात्मिक रूप में, इन्होंने इसी को आध्यात्मिक रूप में कि कैसे व्यक्ति कैसे जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है, इच्छाओं को उन्होंने एक लेयर में समझाया, इच्छाओं को एक लेयर में समझाया, और इसी के साथ उन्होंने अध्यात्म को भी जोड़ा, अध्यात्म को भी जोड़ा। तो अध्यात्म को जोड़ते हुए, अध्यात्म को स्पिरिचुअल को जोड़ते हुए इन्होंने इसको समझाने की कोशिश करी, तो स्पिरिचुअल को जोड़ते हुए इन्होंने समझाने की कोशिश करी, तो इसीलिए इनको स्पिरिचुअलिस्ट, इनको स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है, ह्यूमनिस्टिक का स्पिरिचुअल फादर भी कहा जाता है। इनको इनको क्या कहा जाता है, मानवतावादी, मानवतावादी, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का आध्यात्मिक आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल फादर, क्या कहा जाता है इनको, स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। आध्यात्मिक पिता मतलब क्या, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल फादर। यहाँ पे आध्यात्मिक मनोविज्ञान का इनको मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। जो इन्होंने समझाने की कोशिश करी वो आध्यात्मिक के रूप में समझाने की कोशिश करी। ये जो है, ये अनेक जो है, इन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में इन्होंने काम किया मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में। इन्होंने अनेक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में, मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया, प्रोफेसर के रूप में काम किया। और इन्होंने कई शोध किए मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई सारे शोध किए। कल एक प्रश्न था, उस प्रश्न पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये प्रश्न आया, तो इसलिए वो कल वाला प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल एक प्रश्न था कि शोध, अगर शोध प्रपत्र, कोई शोध करता है तो उस शोध प्रपत्र को क्या कहते हैं, शोध प्रपत्र को क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग धराशायी हो गए थे। तो शोध प्रपत्र जब भी होता है, जब कोई शोध करता है, जैसे मान लीजिए शोध कौन करेगा, तो जो हायर लेवल के लोग होते हैं, जो हायर लेवल के लोग होते हैं, जिन्होंने मास्टर्स के ऊपर पढ़ाई करी है, मास्टर्स के ऊपर पढ़ाई करी है। तो ये चूंकि क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर कोई ऐसे नहीं बन जाता है, प्रोफेसर को पढ़ने के लिए उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मतलब समझ सकते हैं, उसको 10वीं 12वीं नहीं, 10वीं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको अपना मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, या तो पीएचडी करे, या तो डिलीट करे, डॉक्टरेट करे, डिलीट करने के बाद उनको रिसर्च करना पड़ता है। तो रिसर्च जब हम करते हैं, तो रिसर्च करने के बाद हमने पूरा रिसर्च कर लिया, और रिसर्च करने के बाद हम क्या करते हैं, पुस्तक बनाते हैं, उस चीजों को लिखते हैं। रिसर्च करने के बाद चीजों को लिखते हैं, और लिख करके उसको क्या करते हैं, उसको बाइंड अप करते हैं। तो जो पुस्तक होती है, लिखने के बाद जो पुस्तक होती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा समय निकाल करके यहाँ समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसको हमको समझाना है, क्योंकि यहाँ बात आई है तो समझाऊंगा, इसके बाद रिसर्च की बात करूंगा। यहाँ पे हम यही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब इतनी बातें हो गई हैं, तो ये मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ। कल का जो प्रश्न था, उस कल के प्रश्न में यही पूछा गया था कि रिसर्च शोध के प्रपत्र को क्या कहते हैं, रिसर्च शोध के प्रपत्र को क्या कहते हैं। तो प्रपत्र को क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर कोई मास्टर्स करता है, ध्यान करिएगा, ये बातें कोई बताता नहीं है, ये सब सीखने की बातें हैं। अगर कोई मास्टर्स करता है, जैसे मान लीजिए एमए हुआ, एमएड हुआ, या एमफिल हुआ, अपने क्षेत्र में एमफिल, एमए मतलब मास्टर ऑफ एजुकेशन, और मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ एजुकेशन, और मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो ये अब इस क्षेत्र में क्या करना पड़ता है इनको, ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स ये भी, 2 साल का कोर्स ये भी, 2 साल का कोर्स ये भी। तो 2 साल के कोर्स में, 2 साल के कोर्स में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनको एक रिसर्च करना पड़ता है, इनको एक रिसर्च, एक कोई टॉपिक पर रिसर्च करना पड़ेगा, यानी इनको कोई अनुसंधान करना पड़ता है, या शोध करना पड़ता है। हिंदी में लिख लेते हैं शोध, जिसको अनुसंधान भी कहते हैं। एक शोध करना पड़ता है, वह शोध बहुत ही सरफेस होता है,
वह शोध बिल्कुल सरफेस होता है, खाली शोध के बारे में जानकारी करवाई जाती है और एक छोटा सा मुद्दा दिया जाता है और छोटे से मुद्दे पर इनको रिसर्च करना पड़ता है। तो जब रिसर्च करके जब उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल मतलब उसको जोड़ते हैं, फाइल जब बनाते हैं, पुस्तक जब बनाते हैं, तो फाइल बनाने के बाद जब वो पुस्तक बनाते हैं, यह शोध करने के बाद पूरा शोध इनका लगभग 1 वर्ष चलता है। यह शोध 1 वर्ष तक चलता है, कम से कम 1 वर्ष तक ये शोध चलता है। इसमें बहुत सारी बातें इनको सीखनी पड़ती है। सीखने के बाद ये क्या करते हैं, यह पुस्तक बनाते हैं, यह पुस्तक बनाते हैं, यह पुस्तक बनाते हैं। इस पुस्तक को जब बनाते हैं तो पुस्तक को लिखते हैं। इसी पुस्तक को कहते हैं क्या, इस पुस्तक को कहते हैं डिजर्टेशन। इसको कहते हैं डिजर्टेशन। डिजर्टेशन को कहते हैं हिंदी में लघु शोध। एक प्रश्न था लघु शोध, डिजर्टेशन करते हैं। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, यहां जब होती है बात तो कहते हैं लघु शोध। लघु शोध होता है। इसके बाद आगे का लेवल होता है जिसको कहते हैं पीएचडी। पीएचडी हो गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया। एक तो चलिए पीएचडी की बात कर लेते हैं। पीएचडी, अगर कोई पीएचडी करता है, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करे, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करे, तो पीएचडी करने पर जो ये शोध होता है, ये पीएचडी में पूरा पूरा एक टॉपिक पे उनको डीपली रिसर्च करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सरफेस, यहाँ पे हम सरफेस रिसर्च कर रहे थे, यहाँ पे डीपली रिसर्च करना पड़ता है। डीपली रिसर्च करना पड़ता है और डीपली रिसर्च करके वो सारे स्टेप लेके आने पड़ते हैं। फिर ये पुस्तक लिखनी पड़ती है। जैसे ये पुस्तक बनाया है वैसे यहाँ भी एक पुस्तक बनानी पड़ती है। यहाँ भी एक शोध का प्रपत्र बनाना पड़ता है। शोध प्रपत्र मतलब क्या, वो साक्ष्य, वह पुस्तक, वह कहाँ दिखाया गया, उसमें दिखाया कहाँ गया, तो शोध प्रपत्र में वो दिखाया जाता है। तो इसको पुस्तक को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं थेसिस। इसको कहते हैं क्या, थेसिस। इसको कहते हैं थेसिस या इसको कहते हैं शोध, शोध प्रपत्र। इसको कहते हैं थेसिस या शोध प्रपत्र। यहां डिजर्टेशन कहते हैं इसको और इसको कहते हैं थेसिस। इसको कहते हैं थेसिस। थेसिस मोटी होती है, थेसिस मोटी होती है, उसमें डीप ज्ञान होता है। डिजर्टेशन पतला होता है और उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो ना, आप लोग जो आप लोग की ब्लैक बुक है, तो ब्लैक बुक जैसी पतली होती है, उसमें वो पतली को डिजर्टेशन कहते हैं। उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, सरफेस ज्ञान होता है, खाली उन्होंने किया हुआ ये बताते हैं। जबकि थेसिस जो है वो डीप ज्ञान बताती है, डीप ज्ञान बताती है, उसमें सब कुछ दिखाया जाता है। तो ये थेसिस हो गया। अब एक और होता है, मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप इस क्षेत्र में जरा रिसर्च करिए। डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप रिसर्च करिए, प्रोजेक्ट उनको दे दिया गया। डिपार्टमेंट को क्या दिया गया, प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट दिया गया और कहा गया कि आप रिसर्च करो, रिसर्च करके हमको उसका आंकड़ा दो, रिसर्च करके हमको आंकड़ा दो। तो डिपार्टमेंट जब कोई रिसर्च करता है, जो प्रोजेक्ट करता है, उस प्रोजेक्ट को भी कहते हैं क्या, उस प्रोजेक्ट को भी कहते हैं शोध पत्र, शोध प्रपत्र, उसको भी कहते हैं शोध प्रपत्र। जब कोई डिपार्टमेंट करता है तो उसको कहते हैं शोध प्रपत्र। शोध प्रपत्र में क्या होता है कि वो रिसर्च का प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च के प्रोजेक्ट को ला करके कंपाइल करके बताते हैं। ये थेसिस किसी एक इंडिविजुअल की होती है, वो उसी इंडिविजुअल का नाम होता है। ये पब्लिश हो सकती है, नहीं पब्लिश हो सकती है। यह जो रिसर्च, जो डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट पब्लिश होता है और डिपार्टमेंट की पूरी ख्याति उसमें दी जाती है। तो ये हो गया एक और होता है जो कि अक्सर लोग एक एक छोटे छोटे मुद्दों पर पेपर करते हैं, रिसर्च करते हैं छोटे मुद्दे पर। जैसे हम कहते हैं कि एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन आता है, तो एक्शन रिसर्च पर छोटे छोटे मुद्दों पर कोई एक छोटा सा एरिया ले लिया और एरिया पर आप मतलब उसने रिसर्च किया, डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको लिखा, उसका एनालिसिस किया, रिजल्ट निकाल करके उसने दिया। उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं रिसर्च पत्र, उसे कहते हैं रिसर्च पत्र, उसे कहते हैं शोध पत्र। अगर हम कोई छोटा रिसर्च करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, शोध पत्र, उसे कहते हैं शोध पत्र। शोध पत्र कहते हैं या आर्टिकल कहते हैं, उसे हम आर्टिकल कहते हैं या शोध पत्र। रिसर्च पेपर, उसे रिसर्च पेपर कहते हैं या आर्टिकल कहते हैं। तो रिसर्च पेपर और आर्टिकल, रिसर्च पेपर और आर्टिकल भी होते हैं जिसको भी पब्लिश किया जाता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे रूप हैं रिसर्च के, ये सारे रूप हैं रिसर्च के प्रपत्र के। ये क्या है, ये भी रिसर्च का प्रपत्र है, ये भी रिसर्च का प्रपत्र है, ये भी रिसर्च का प्रपत्र है और ये भी रिसर्च का प्रपत्र है। रिसर्च का प्रपत्र मतलब क्या, कि उसका पुस्तक या उसका आंकड़ा या उसका लेखा जोखा एक लिखित स्वरूप में जब हम रखते हैं, उसी को कहते हैं रिसर्च का प्रपत्र। तो अलग अलग रूपों में अलग जैसे होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया डिजर्टेशन, थीसिस बताया, शोध प्रपत्र बताया, यहाँ पे शोध पत्र बताया। ये सब होते हैं। यह कहाँ होते हैं, यह किसी सेमिनार में, किसी वर्कशॉप, किसी सेमिनार में, किसी सिंपोजियम में, वहां पे हम इसको प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि हमने ये चीज प्रेजेंट किया, ये चीज हमने किया हुआ है। जैसे आप लोग देखते हैं टेड टॉक भी आता है, तो टेड टॉक में भी ये प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई सेमिनार हुआ वहां पे हम कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पे हम कर सकते हैं। तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस में शोध प्रपत्र वहां पे दिखाते हैं। वहां छोटा सा टाइम मिलता है आपको, 5 मिनट का, वहां पे आपको दर्शाना पड़ता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे शोध प्रपत्र जो है वो पूरे डिपार्टमेंट का होता है, उसको दिखाना पड़ता है। थीसिस जो है किसी एक इंडिविजुअल की होती है, वो इंडिविजुअल लिखता है, लिख करके उसको दर्शाता है। एमएड भी, वह जो है एमएड में डिजर्टेशन या एमए में या एमफिल में, वैसे और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो होता है
एमए कह रहे हैं तो मास्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट या अलग अलग विषयों में होगा, मास्टर ऑफ आर्ट अलग अलग विषयों में होगा, तो इसलिए शोध प्रपत्र यहाँ पे क्या होता है, इसको कहते हैं लघु शोध। तो लघु शोध, थीसिस शोध प्रपत्र, शोध शोध प्रपत्र इसको भी कहेंगे और शोध पत्र इसको कहेंगे। तो ये सारे प्रश्न उसमें आते हैं, ये ध्यान करिएगा। ऐसे ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये प्रोफेसर साहब ने भी बहुत सारे रिसर्च किए, तो इन्होंने बहुत सारे शोध प्रपत्र बनाए और शोध प्रपत्र के आधार पर इन्होंने पुस्तकें भी लिखी। इसी में कहा हुआ था कि कोई एक विशेष पुस्तक, किसी सब्जेक्ट की पुस्तक क्या वो शोध प्रपत्र कहलाएगी? नहीं, वह शोध प्रपत्र नहीं कहलाएगी। कोई एक पुस्तक वह शोध प्रपत्र नहीं कहलाएगा, वह पुस्तक कहलाएगी, वह बुक कहलाएगी। उसमें कोई रिसर्च नहीं हुआ है, उसमें बातें लिखी गई हैं, उसमें अनुभव लिखे गए हैं, वो होगा। रिसर्च मतलब क्या होता है? जब साइंटिफिक तरीके से लेके आया जाता है। रिसर्च को कहते हैं जब साइंटिफिक तरीके से आप किसी मुद्दे को लेकर के उस पर रिसर्च किया, डेटा कलेक्शन किया, उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे कहते हैं रिसर्च, उसे कहते हैं शोध प्रपत्र। जहां पे खाली पुस्तकों का ज्ञान लिखा जाता है, ज्ञान बेस होता है, तो उसे खाली पुस्तक कहते हैं, उसे और कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे वो वाला इसमें प्रश्न गलत था। चलिए, ये हमने समझ लिया। ऐसे ही इन्होंने भी किसने मास्लो जी ने भी पुस्तकें लिखी और मास्लो जी ने भी शोध प्रपत्र लिखे। उनको समझ लेते हैं, इनकी क्या कृतियां थी, इनकी कृतियों को समझ लेते हैं। मैं आपको इसीलिए लेके आया ये प्रश्न, क्योंकि आपको ये प्रश्न लिंक कर रहा था, तो आपको ये भी समझ में आया जाए। चलिए, ये सारी बातें एडिशनल चीजें हैं जो कि आपको समझ करके रखनी है, एडिशनल चीजें हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि इनकी क्या क्या पुस्तकें थी। इनकी पुस्तकों को समझ लेते हैं, इनका योगदान क्या था। मास्लो जी का योगदान। अभी हम इसको रहने देते हैं, मास्लो जी को योगदान समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे यही लिख लेते हैं, मास्लो जी का योगदान। मास्लो का योगदान, मास्लो का योगदान कहाँ का था उसके बारे में समझ लेते हैं। तो मास्लो जी ने, इनकी पुस्तक थी अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इनकी पुस्तक थी अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो छपी हुई थी कब? तो जो छपी हुई थी 1943 में, 1943 में, 1943 में छपी हुई थी। इनकी एक दूसरी पुस्तक थी, दूसरी पुस्तक का नाम था क्या? दूसरी पुस्तक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इनकी एक दूसरी पुस्तक थी, उसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। क्योंकि इनको पर्सनालिटी का क्षेत्र भी, पर्सनालिटी के बारे में जाना जाता है। इनको लर्निंग के बारे में तो जाना जाता है, ये पर्सनालिटी के बारे में भी विख्यात है। इनको पर्सनालिटी के बारे में जाना जाता है। ये जो उनकी पुस्तक आई थी, कब आई थी? 1954 में। चलिए, आगे चलते हैं। मोटिवेशन और पर्सनालिटी हो गया। जो तीसरी पुस्तक थी, रिलीजियस वैल्यू एंड पीक एक्सपीरियंसेस, रिलीजियस वैल्यू एंड पीक एक्सपीरियंसेस। पीक एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया इन्होंने। कब इनकी पुस्तक आई थी? ये आई थी 1964 में। यह आई थी 1964 में। अगर इनके बारे में प्रश्न पूछा जाए पुस्तकों के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये पुस्तकें इनकी आई हुई थी। इनकी एक पुस्तक आई थी साइकोलॉजी ऑफ साइंस। इनकी पुस्तक आई थी साइकोलॉजी ऑफ साइंस। साइकोलॉजी ऑफ साइंस आई थी कब? 1966 में, 1966 में आई थी। और इनकी एक पुस्तक आई थी टुवर्ड साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, टुवर्ड साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। यह कब आई थी पुस्तक? तो 1962 में आई थी, 1962 में आई थी। इनकी एक पुस्तक और आई थी, द फादर रिचेस ऑफ ह्यूमन नेचर। इनकी एक और पुस्तक थी, द फादर रिचेस ऑफ ह्यूमन नेचर। और इसी पुस्तक में जो है, इन्होंने इसी पुस्तक में यह समझाने का, पदानुक्रमिक सिद्धांत समझाने का कोशिश किया हुआ था। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब यहां से हमने ये समझ लिया। अब इनके सिद्धांत के कुछ और भी नाम है। जो इनका सिद्धांत है, अब्राहम का मास्लो पदानुक्रमिक सिद्धांत, इनके सिद्धांत के कुछ और भी नाम है। इनके सिद्धांतों के अलग अलग जो नाम है उनको भी समझ लेते हैं। ये तो पुस्तकें थी, इनका योगदान था। अब इनके पुस्तक का, इनका जो नाम है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इनके नाम क्या क्या थे।
तो नाम के बारे में समझ लेते हैं, यहाँ पे नाम भी ले लेते हैं अलग से, तो नाम ले लेते हैं। नाम क्या है? मास्लो के सिद्धांत के अन्य नाम, मास्लो के सिद्धांत के अन्य नाम, मास्लो के सिद्धांत के अन्य नाम। चलिए, मास्लो के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या थे, उनको उनके बारे में समझ लेते हैं। मास्लो के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या थे उसको समझ लेते हैं। तो मास्लो के सिद्धांत के अन्य नाम थे क्या? पहला नाम था, यहाँ पे एक लाइन और पाड़ दें, गुजराती में कहते हैं लाइन पाड़ना, यहाँ पे हमने एक और लाइन पाड़ दिया, खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। तो पहला नाम इनका था, इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत। एक नाम तो था मास्लो का पदानुक्रमिक पदानुक्रमिक सिद्धांत। दूसरा क्या नाम था? दूसरा का नाम था मास्लो का आवश्यकता आवश्यकता अनुक्रम, आवश्यकता अनुक्रम। दूसरा नाम है इसका, इसी का, मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम, मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम या पदानुक्रम, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम था। और क्या नाम था? मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसी को कहा जाता है मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, प्रेरणा सिद्धांत। और क्या नाम है इसी, इन्हीं के सिद्धांत का और भी नाम है मास्लो का पिरामिड। कैसे होगा ये सब समझाएंगे भी हम आपको। मास्लो का पिरामिड, ये भी नाम जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा मास्लो का पिरामिड क्या है। तो पिरामिड आए तो समझ लीजिएगा कि नीड सिद्धांत की बात करी जा रही है। जब पिरामिड की बात करी जाए, जब मास्लो के प्रेरणा की बात करी जाए, मास्लो का पदानुक्रमिक कहा जाए, मास्लो की आवश्यकता कहा जाए, हर जगह समझ लीजिए क्या बात हो रही है, उनके नीड की थियरी की बात हो रही है, मास्लो का नीड थियरी की बात हो रही है। तो नीड बेबी। अब फिर बात आती है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, यहाँ पे ये भी कहा जाता है अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। इसी कम है लग रहा है। मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, एक और कहा जाता है क्या? मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ये सभी अलग अलग नाम है, नाम है तो भूलिएगा नहीं, मास्लो जहां आ जाए वहां ठोक दीजिएगा, बिल्कुल ठोक दीजिएगा एकदम, चाहे जैसे भी ठोक दीजिएगा, प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। चलिए, मास्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत, व्यक्तित्व पर्सनालिटी से है, इसीलिए इनको कहा जाता है मास्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत। मास्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये अलग अलग नाम मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि इनसे प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रहे, ये सब याद रहे तो आप बता सकते हैं। पदानुक्रमिक, मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत या तो हो गया, या इसी को एक और कहते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत। फैन शुरू रखो, पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। चलिए, ये थे इनके अलग अलग नाम। जैसे हमने पियाजे के नाम अलग अलग पढ़े उनके सिद्धांत के, हमने थॉर्नडाइक के नाम अलग अलग पढ़े, हमने जो है पाओलो के नाम अलग अलग पढ़े, हमने बंडूरा के नाम अलग अलग पढ़े, हमने सारे लोगों के नाम अलग अलग पढ़े। वैसे ही हमने इनके भी नाम देख लिए, कितने सारे नाम है, बाप रे, एक नहीं इतने सारे नाम है, एक तो याद करने में नहीं होता है, इतने जो है ये भी सीखने हैं। चलिए, मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, मास्लो का विप्रेरणा सिद्धांत, मास्लो का पिरामिड सिद्धांत, अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत, मास्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये अलग अलग नाम है, इन अलग अलग नामों से प्रश्न आते हैं और इन अलग अलग नामों को जान के रखेंगे, और सभी का नाम, सभी का मतलब क्या है, वह मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत। चलिए, अब हम यहाँ से इनके सिद्धांत को समझेंगे, इनका सिद्धांत क्या है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को समझेंगे कि इनका जो ये पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं, उसको हम इतने में समझेंगे, उसको हम इतने में समझेंगे, इतने में पूरी कहानी पढ़ लेंगे, इतनी पूरी कहानी पढ़ लेंगे। इनको रहने देते हैं ताकि आपको यह भी समझ आए, एक ही बोर्ड पे सब कुछ रहेगा तो आपको याद रहेगा। चलिए,
अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इनको, मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, और ये पिरामिड कैसे आया, यहाँ पे आवश्यकता कैसे आई, यहाँ पे प्रेरणा कैसे आई, ये सारी बातें कैसे आई वो हम इसी में समझ लेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करेंगे जो है मास्लो। मास्लो क्या मानते हैं, मास्लो मानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक मोशन हमेशा होता है, जब जन्म होता है तब से ही मोशन होता है। आप लोगों ने ध्यान देखा होगा कि कोई बछड़ा है, जब बछड़ा का जन्म होता है तो उसको कोई नहीं बताता कि माँ कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है, उसको पता नहीं है, दुनिया में तो पहली बार है। वह तुरंत तुरंत जाता है, उसको थन के पास लेके जाते हैं, तो वहां पे स्तनपान वह करने लगता है, माँ का स्तनपान करने लगता है, और वह सांस लेने लगता है, वह उछल कूद करने लगता है, वह सारा कुछ कर, उसको कोई नहीं सिखाता है। वह क्या है, वह जन्मजात प्रेरणा है, वो जन्मजात प्रेरणाएं और जन्मजात मोटिव्स है, वह जन्मजात जो है मोटिव्स है, उनको वह आसानी से करने लगता है। तो ये चीजें वो जन्मजात होती हैं। तो उन्हीं जन्मजातों को के आधार पे, उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पे जो है मास्लो ने क्या बताया, अपना सिद्धांत बताया। वो जैसे से आगे बढ़ता है तो उन्हीं को आगे 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 कैसे वो जाता है, कैसे कैसे वो सीखता है, उसी को इन्होंने समझाया अपने पद अनुक्रम के रूप में। तो पद अनुक्रम के रूप में इन्होंने जो समझाया, इन्होंने बताया कि एक पिरामिड की संरचना करी इन्होंने, एक पिरामिड की संरचना करी। चलिए ये इन्होंने पिरामिड बताया, यह इन्होंने पिरामिड बताया। इस पिरामिड में उन्होंने क्या कहा, इस पिरामिड में उन्होंने कहा कि कुल 5 रूपों में होता है, जो व्यक्ति का जो आवश्यकता है, वह आवश्यकता कुल 5 रूपों में होती है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के आधार पर जो है वह सीखता है और अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप वह व्यक्ति सीखता है और अपना विकास करता है। तो इसको उन्होंने समझाया कुछ इस तरह से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक और लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा और मोटा रहे, ये समझ में आए। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, चलिए। तो अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें इन्होंने 5 भाग बताए। जो ये पदक्रम उन्होंने बताया, पदक्रम 5 बताए। 5 पदक्रम होता है। चलिए 5 पदक्रम हो गया। पहले पदक्रम को उन्होंने सबसे नीचला पदक्रम बताया, जो यहां से ये 3 थे। यहां से ध्यान करिएगा, जो ये 3 थे, इस 3 को उन्होंने उच्च पदक्रम बताया। इसको उन्होंने उच्च पदक्रम या उच्च स्तरीय मांग बताया इन्होंने। और ये मांग है मनुष्य, इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की मांग होती है। मांग मैंने कहा कि जैसे वह बछड़ा जैसे ही धरती पर आया, या एक बेबी जैसे ही समाज में आया, वातावरण में आया, वह तुरंत मां का स्तन पान करने की कोशिश क्यों करता है, वह तुरंत रोने क्यों लगता है, उसको तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, उसको आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इस धरती पर आया है तो धरती पर सरवाइव करने के लिए उसको खाने के लिए चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तब तो उसका जो शरीर है वह शरीर आगे बढ़ पाएगा, आगे की क्रिया कर पाएगा। तो इसी आवश्यकता को उन्होंने आगे जाकर के एक क्रम में समझाया। इसी आवश्यकता को, जो मैंने बताया ना आपको कि एक बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, वह सर्वाइव कैसे करेगा, तो सर्वाइव करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है कि जैसे हमको किसी ने हमारा मुंह बंद कर दिया, खूब ऐसे ही बंद कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक, 50 सेकंड तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। 50 सेकंड के बाद जैसे ही 51, 52, 53, 54 हो गया, वैसे हमारी सांस जो है फूलने लगेगी। जैसे 1.5 मिनट हुआ, जैसे 2 मिनट, आओ हम ऊपर चले गए भगवान के पास, तो ऊपर चले जाएंगे ऐसे ही। तो वो हम क्या करते हैं, जैसे ही 51, 52, 53, 54, 55 हो गया, वैसे हमको ऑक्सीजन की अवस्था होने लगती है। कोई लोग 3 मिनट तक रह सकते हैं, कोई लोग 2.5 मिनट तक, 3 मिनट तक, 3.5 मिनट तक रह सकते हैं। बट उसके बाद वह जो ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, हमारी जो इंद्रियां वह काम करना बंद कर देंगी, और वहीं से हम क्या ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जाने के लिए वो क्या है, वो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इस शरीर को सर्वाइव करने के लिए, शरीर में ब्लड को सर्कुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, शरीर के जारे जितने भी ऊतक है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, हार्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, वो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसकी लीला समाप्त हो जाती है। वैसे ही व्यक्ति को आवश्यकता होती है, और उसी आवश्यकता को, आवश्यकता को मांग कहा, नीड कहा। तो उसी नीड को, उसी आवश्यकता को, उसी मांग को उन्होंने पद के क्रम में सजाया। तो सबसे पहला पद क्रम उन्होंने बताया, पहले पद क्रम का बताया कि शारीरिक मांग बताया, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। उन्होंने पहला जो पद क्रम बताया उसको कहा फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहली मांग उन्होंने बताई फिजियोलॉजिकल नीड्स, बताया पहली बात। अब यहाँ पे एक मैं और चर्चा कर दूं। यहाँ पे मैंने कहा कि जो ऊपर के 3 है,
1 2 3, ये तीन जो है ये उच्च है। इन तीनों को कहा गया उच्च स्तरीय मांग, इनको कहा गया उच्च स्तरीय मांग। ये तीन जो है इनको कहा गया उच्च स्तरीय, और ये जो दो है इनको कहा गया निम्न स्तरीय। चलिए हम ये बात करेंगे, अभी बाद में लिखेंगे, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय की बाद में बात कर लेते हैं। पहले जो इन्होंने जो पांच प्रकार के जो पद बताए, 5 प्रकार के पद बताए, और इसको इन्होंने हायरार्की में बताया। हायरार्की में बताया क्या, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और इसी को पिरामिड भी कहा। ये देखिए पिरामिड की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए पिरामिड की तरह बिल्कुल दिख रहा है, तो पिरामिड की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको कहा गया क्या, पिरामिड का सिद्धांत। यहाँ कहीं लिखा हुआ ना मास्लो का पिरामिड, तो इसी आधार पे मास्लो का पिरामिड भी कहा गया। यहाँ पे 5 प्रकार के डिमांड बताई, 5 प्रकार की आवश्यकता बताई, तो इसीलिए इसको कहा गया क्या, मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। यानी आवश्यकताओं के को इसमें इन्होंने सजाया, 5 आवश्यकताओं को इन्होंने समझाया, तो 5 नीड को इन्होंने बताया, इसी आधार पर इसको कहा गया ये पदानुक्रम। अब यहाँ कहा कि मोटिवेशन थ्योरी भी है, एक आवश्यकता के आधार पर मोटिवेट होकर के आगे जाता है, एक आवश्यकता को पूरा हो जाती है तो बच्चा आगे जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो बढ़ता है, उसी को कहा गया क्या है, मोटिवेशन सिद्धांत भी। मोटिवेशन सिद्धांत था, तो इसी को इन्होंने पिरोने का काम किया। चलिए पांचों की बात कर लेते हैं, वो पांचों क्या है। तो 5 में पहली जो बात इन्होंने बताई क्या, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में बताया इन्होंने, ये फिजियोलॉजिकल नीड को हिंदी में कहा इन्होंने क्या, शारीरिक आवश्यकता। इसको इन्होंने कहा शारीरिक आवश्यकता हिंदी में, शारीरिक आवश्यकता। हमें जो शारीरिक आवश्यकता है, ये शारीरिक आवश्यकता को उन्होंने कहा कि शारीरिक आवश्यकता सबसे निम्न प्रकार की आवश्यकता है। इसको उन्होंने कहा कि सबसे निम्न स्तरीय मांग है, इसको इन्होंने कहा सबसे निम्न स्तरीय मांग। ये जो बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा इसको निम्न स्तरीय मांग। निम्न स्तरीय मांग, और ये आगे चलेंगे, ये निम्न स्तरीय मांग, ये और ये दोनों 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 निम्न स्तरीय मांग है। शारीरिक आवश्यकता क्या होती है, इस शारीरिक आवश्यकता को कहा, इस शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आता है, जैसे किसी व्यक्ति की कोई भूखा है तो क्या करेगा, वो खोजेगा, भोजन खोजेगा, और जो भी करेगा, जैसे मान लीजिए एक शेर को, अभी हमने जितने प्रयोग बताए, व्यवहारवादियों ने जितने प्रयोग किए, उन्होंने किस पर प्रयोग किया, जितने भी व्यवहारवादी थे उन सारे व्यवहारवादियों ने क्या प्रयोग किया, भूखा रखना है, भूखा रखना है, भूखा रखना है, कुत्ते को भूखा रखना है, बिल्ली को भूखा रखना है, कबूतर को भूखा रखना है, चूहे को भूखा रखना है, सारे जानवरों पर एकदम अत्याचार कर डाला था, भूखा रख रख करके। अब जब अत्याचार करोगे भाई, भूखा रहेगा तो भूखा रहेगा, उसको खाने को तो चाहिए, तो एक्ट रिएक्ट करेगा ही। जैसे आपको भूखा रख दिया गया, आपको एक दिन भूखा रख गया, 2 दिन भूखा रख दिया गया, तो आप जो है, अब कहते हैं कि भाई अंबानी साहब है, तो अंबानी साहब जो है वो बहुत सोने के कटोरे में खाते होंगे, और वो जो है अमिताभ बच्चन साहब है तो वो भी सोने के कटोरे में खाते होंगे, और वो जो है बिल क्लिंटन है वो भी सोने के कटोरे में खाते होंगे, पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो कौन जानता है, खाते तो होंगे, अनाज ही खाते। सोना खाने से तो पेट भरने वाला नहीं, सोना खाने से जो है नहीं जाने वाला है। तो हम एक बात जनरल बात करते हैं, हम बात कर ले, अगर उनको भी कहा गया कि हम चलो भाई, एक बिल क्लिंटन जी भी हैं, उन्हीं के साथ में जो है वो मोदी साहब भी हैं, मोदी साहब तो खैर अपने हमजोली के हैं, तो इसी ऊपर से आए हो तो संभाल लेंगे अपने आप को, तो वही कह लें कि और किसी को ले लें, हम जो है अंबानी को ले लें, अमिताभ बच्चन साहब को ले लें, शाहरुख खान को ले लें, उनको बोले सभी चलो हमारे साथ में, और सभी जो है नदी में घूमने चलेंगे, तो नदी में नदी प्रवाह करने चलेंगे, तो नदी प्रवाह करते करते नदी जो है एकदम घूमते घूमते कहीं और लेके चली गई, और जंगल की तरफ लेके चली गई। और जंगल की तरफ लेके गए, वहां कोई खाना पीना कुछ नहीं है, कुछ नहीं पीना है, तो हम गांव के, तो हमको तो पता लगा कि भाई कुछ भी खा लेंगे चल जाएगा। अब ये लोग तो सोना खाने वाले हैं भाई, सोना खाने वाले हैं, तो सोना खाने वाले एक दिन बोलेंगे हम तो नहीं खाएंगे भाई, हमसे नहीं जाएगा, हमसे अंदर जाएगा ही नहीं, कोई बात नहीं, तो हम उनको खूब ललचा के हम खाए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो भाई गांव वाले हैं, तो हम तो खा लेंगे। अब हम ललचाए खाए जा रहे हैं, अब एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, जैसे हम खा रहे हैं तो उनको लग रहा है कुछ खा रहा है, भूख लगी यार, कुछ लग रहा है, तो जैसे हम कुछ और तोड़ के लाए, तो जो कुछ खाने वाली उनके लेवल की चीज वही, कोई भी फल कंद, या फिर हमने कहीं देखा कोई कौवा आया था, रोटी, कौवा जो है बेचारा रोटी देखा कि इतने सारे मानव हैं, हम तो खा ही लिए, चलो एक रोटी का टुकड़ा गिरा देते हैं, तो सूखा रोटी का टुकड़ा जो है उसने कहीं गिरा दिया, हमने देखा सूखा रोटी का टुकड़ा, तो हमने कहा भाई ये हम तो चलो हमने तो पत्ते ये सब खा लिया, हो सकता है ये लोग यही खा ले, तो हमने जब वो सूखी रोटी इनको दिखाई तो चारों लोग झपट पड़े, हमको खाना। अरे भैया हमने कहा कि आप लोग तो सोना खाने वाले हो, सोना खाओगे कि सूखी रोटी खाओगे, अरे हटना, पहले देख कुछ तो खाए, पहले कुछ तो खाए, ये बात उन्होंने करी। ये क्या है, यह उनकी शरीर की डिमांड है, शरीर की डिमांड है, भूख है, तो भूख है तो सोना खाने वाले व्यक्ति को भी वो सूखी रोटी उनको अच्छी लगने लगी, सूखी रोटी उनको अच्छी लगने लगी। वही क्या कह रहा है, यह कह रहा है शारीरिक
डिमांड, शारीरिक डिमांड, फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? तो फिजिकल नीड्स में बात करी उन्होंने कि फिजिकल नीड्स में भूख, फिजिकल नीड में भूख आती है क्या, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। भूख, भूख प्यास, भूख प्यास, सोना। चलिए देखिए, अगर आपको सोना एक दिन तक नहीं हुआ, 2 दिन तक नहीं हुआ, तीसरे दिन आपको लुढ़कने लगेंगे, बोले भैया आप कुछ काम नहीं हो रहा, सोना चाहिए। सोना भी व्यक्ति को जरूरी है। आप 1 दिन तक जा सकते हैं, 2 दिन तक जा सकते हैं, 3 दिन तक जा सकते हैं, 4 दिन तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जाग पाएंगे, उसके बाद आपको सोना चाहिए। जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति, वो आम व्यक्ति जो है 1 दिन तक रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, पर तीसरे दिन उसको नींद आने लगेगी। नींद आने लगेगी तो सोना भी जरूरी है। तो यहाँ पे भूख हुआ, प्यास हुआ, सोना हुआ, जो है यौन, यौन इच्छा, यौन इच्छा, यौन इच्छा। उसके साथ साथ में फिर बात करें तो जो है यहाँ पे निद्रा हो गया, ये हो गया, यौन क्रिया हो गई, यौन क्रिया। ये सब क्या है? ये हमारे, ये व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, ये व्यक्ति की आवश्यकताएं। इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पे व्यक्ति एक्ट और रिएक्ट करता है। जब ये आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब तक तो लिमिट रहती हैं, जब तक लिमिट रहती है तब तक तो वो उसके अंदर में कोई उत्साह कोई नहीं आता है। जब ये चीजें बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए प्रेरित हो जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तैयार कौन करता है? उसके अंदर की जो भूख है, जो आवश्यकता है, जो मांग है, वो जो शारीरिक मांग है, वो शारीरिक मांग ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब इसी शारीरिक मांग को, उन्होंने कहा कि ये शारीरिक मांग जो है वह व्यक्ति को 80% तक प्रभावित करती है। कितनी प्रभावित करती है? 85% तक, 80 नहीं 85% तक। यहाँ पे यह प्रभावित कितनी करती है? 85% तक प्रभावित करती है। यानी जो भी व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, जो व्यक्ति कुछ भी सीखता है, या उसकी जो पर्सनालिटी का विकास होता है, जो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, या उसके सीखने का विकास होता है, वह सीखने का विकास 85% कैसे होता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स के आधार पे। फिजियोलॉजिकल नीड्स के आधार पे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वह उसी आधार पे आगे जाता है। तो ये 85% होता है। यहाँ पे तो बताया सबसे निम्न स्तर का, इसको बताया सबसे निम्न स्तर का, जो कि सभी लोगों में, आम जनरल व्यक्तियों में भी होता है। ये जनरल व्यक्तियों में भी होता है, कोई भी जंतु है, कोई भी जानवर है, कोई भी मानव है, उन सभी लोगों में ये होता है। ये चीजें सभी में पाई जाती है, इसलिए कॉमन है। इसको सबसे निचला स्तर माना गया है, इसको सबसे निचला स्तर माना गया। इससे कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, लर्निंग, अपने व्यक्तित्व का विकास 85% तक करता है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग, या व्यक्ति सुरक्षा की मांग। दूसरी बात के लिए उन्होंने कहा व्यक्ति सुरक्षा की मांग। जो दूसरा उन्होंने कहा व्यक्ति व्यक्ति सुरक्षा की मांग। व्यक्ति सुरक्षा की मांग, इसको कहते हैं सुरक्षा की मांग भी कहते हैं, नीड ऑफ सिक्योरिटी। इसको सुरक्षा की मांग भी कहते हैं, नीड ऑफ सिक्योरिटी वो भी कहते हैं। तो जो नीड ऑफ सिक्योरिटी है वो क्या है? या सेफ्टी नीड, इसे हम कह सकते हैं क्या? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड। चलिए, आप लोग देखे हैं कि एक गिलहरी हुई, या फिर एक गौरैया हुई, या फिर एक शेर हुआ, या फिर कोई कबूतर हुई, या फिर कोई कोई इंसान हुआ, वो हर व्यक्ति शाम को सोने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपना घरौंदा बनाता है, अपना घरौंदा बनाता है। वो घरौंदा क्यों बनाता है? अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या करता है? कपड़े पहनता है, अपनी सेफ्टी के लिए छाया लेके आता है, अपनी सेफ्टी के लिए वह कार्य करता है। जैसे हम जो है, अब हमको ठंड का मौसम हुआ, ठंड का मौसम हुआ तो क्या करेंगे? वो खूब मोटे मोटे कपड़े पहन लेंगे। जैसे यहाँ से अभी गर्म इलाके में, जैसे हम ठंडे इलाके में गए तो आपको हम गर्म गर्म कपड़े पहनेंगे, जैसे वहां से हम इस इलाके में सारे निकाल करके छोड़ दिए। तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर को हम सेफ्टी दे रहे हैं, अपने को सेफ्टी दे रहे हैं। तो सेफ्टी के आधार पर ही, अपनी सुरक्षा के आधार पर व्यक्ति कृत्य करता है, कार्य करता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कृत्य करता है, कार्य करता है। तो वैसे भी अपनी पर्सनालिटी का विकास करता है, और वैसे अपनी जो है वो संज्ञान का, वो अपने लर्निंग का विकास करता है। तो लर्निंग का विकास करने के लिए इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं यहाँ, यह कहाँ कहाँ कार्य क्या करता है इसमें। तो इस कार्य को करने में जैसे बात आई शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा। तो शारीरिक सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं लोग वो अपने अपने 1-2 बॉडी गार्ड लेके आते हैं। तो जो बड़े लोग हैं तो वो बॉडी गार्ड लेके आएंगे, या फिर जो है वो कुछ अपना अपने अपने रूपों में लेके आएंगे। अक्सर लोग देखते हैं भूत प्रेत से बचने के लिए भैया बोलते हैं कि एक आध लोहा रख लो, एक आध लोहा रख लो। तो मतलब वो टोटका है, समझ लीजिए, कुछ है नहीं। वो कहते हैं लोहा पहन लो, तो लोहा पहन लो तो भाई भूत प्रेत नहीं आएगा। भूत प्रेत होता है क्या? वो नहीं होता है। चलिए भाई, कुछ लोग जानते भी होंगे, होता भी होगा, हम नहीं जानते हैं।
अब नहीं कह, हाँ, जब आएगा, जब गला दबाएगा तब आपको भी समझ में आएगा, सही बात है। अब गला दबाएगा, जब दबाएगा तब देखेंगे। अभी क्या है, तो ये सेफ्टी, शारीरिक सुरक्षा, तो पहला क्या आएगा इसमें, शारीरिक सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं लोग, आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और किसकी पूर्ति करते हैं, नौकरी। नौकरी भी क्यों लेके आते हैं, सेफ्टी के लिए, कि भाई हमारे लिए रुपए पैसे हो जाए, तो उसके लिए लोग कार्य करते हैं, तो नौकरी के लिए करते हैं। और किस लिए करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी लोग जो है अपना चलते हैं फिरते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, वो भी जो है इसी के तहत आता है। और क्या आता है इसके तहत, तो और आता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी आती है इसी के तहत। और बचाव की आवश्यकता, बचाव की आवश्यकता, बचाव की आवश्यकता भी इसी के तहत आती है। तो ये सब जो है इसके तहत आता है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया, यहाँ 85% होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 85% फिजियोलॉजिकल नीड्स के आधार पे लोग अपना कार्य करते हैं। जबकि बात करी गई कि जब ये व्यक्ति की सुरक्षा की मांग होती है, तो सुरक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे व्यक्ति कितना कार्य करता है, तो 70%। यहाँ पे जो लर्निंग करता है या अपना कृत्य करता है, अपनी पर्सनालिटी का विकास करता है, वो 70% करता है। कितना करता है, तो 70%। 70% जो है वह अपनी पूर्ति जो है यहाँ पे इससे करता है। जो अपनी पूर्ति है, मांग की पूर्ति, अपनी मांग की पूर्ति, यह 70% व्यक्ति की सुरक्षा के आधार पर करता है। तो यह दोनों जो व्यक्ति सुरक्षा की मांग है, यानी सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड को ध्यान में रखते हुए फिजियोलॉजिकल नीड को ध्यान में रख करके इनको एक में 70%, ये 85% है। इसको कहते हैं निम्न स्तरीय, इसको कहते हैं क्या, निम्न स्तरीय मांग। निम्न स्तरीय मांग जो हमने 5 मांग यहाँ बताए हुए हैं, 5 मांग मास्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत की 5 मांग में हमने 2 मांग अपनी चर्चा कर ली। अब चलिए तीसरी मांग की चर्चा करते हैं, जो उस उच्च स्तरीय की तरफ बढ़ता है। उच्च स्तरीय की तरफ बढ़ता है, उसे कहते हैं क्या, पहला है इसमें सामाजिक मांग। पहला इसको कहते हैं सामाजिक मांग। मतलब ये तीसरे, मतलब जो तीसरा है, इस धर से पहला वाला आएगा, जबकि यहां से तीसरा है सामाजिक मांग। सामाजिक मांग इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सोशल नीड्स, इसको कहते हैं सोशल नीड्स, सोशल नीड्स, सोशल नीड्स। अब ये सोशल नीड्स में क्या होगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे हर किसी की डिमांड होती है, हर किसी की डिमांड होती है कि हमको कोई प्यार से बात करे, हमारे लिए कोई करे। हर कोई कहता है कि यार, हर कोई चाहता है कि हम कुछ परोपकार करें, किसी का उपकार करें, तो परोपकार उपकार हर कोई चाहता है। हर कोई जो है स्नेह चाहता है, हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई जो है एक दूसरे से मिलनसार चाहता है, हर कोई अपना परिवार चाहता है, हर किसी को महत्वाकांक्षा होती है, हर कोई चाहता है कि हमारा कोई जीवन साथी हो। तो ये क्या है, सोसाइटी, सोसाइटी अपना समाज। लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना फॉलोअर, हमारे पास इतना मित्र हो, तो ये सब क्या है, ये सब समाज है। समाज के साथ में सामाजिक नीड, लोग कहते हैं कि हमारे आसपास हमारे लोग चाहने वाले हों, हमारे चाहने वाले हों, उस चाहने वाले लोग होंगे तो हमको कभी कोई प्रकार की तकलीफ होगी तो ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। अपना घर परिवार पास पड़ोस ये लोग अपना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, सामाजिक मांग। ये इसको उन्होंने दर्शाया अपनी इस हायरार्की में, मनुष्य की हायरार्की में इन्होंने तीसरे रूप में बताया सामाजिक मांग। सामाजिक मांग को बताया, तो सामाजिक मांग में बताया इन्होंने कि ये इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें आने की जो चर्चा उन्होंने करी अलग अलग, तो इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहला तो आता है स्नेह, स्नेह, परिवार, परिवार, स्नेह, परिवार, हम सफर, स्नेह परिवार हम सफर, दोस्ती, दोस्ती, ये सब, परोपकार, ये सब जो है किसके तहत आते हैं, सामाजिक आवश्यकता के आधार पे, यानी सामाजिक नीड के आधार पे व्यक्ति कार्य करता है। सामाजिक आवश्यकता के आधार पे, सामाजिक नीड के आधार पे कार्य करता है कि हमको हमारे समाज में रहना चाहिए। समाज में उसी हिसाब से लोग जो है वह अपने आचार विचार भी उसी हिसाब से करते हैं कि अगर हम अच्छे से बोलेंगे, हम किसी घर जाएंगे तो कोई हमारे घर आएगा। ये आवश्यकता है, आवश्यकता है हमारे घर आने के लिए। ऐसा नहीं कि उसके घर जा रहे हैं, उनका वहां पे भी कोई स्वार्थ है, वहां पे कोई स्वार्थ है, उस स्वार्थ के जरिए वहां जा रहे हैं, तो जाएंगे किसी घर तो कोई हमारे घर आएगा। तो आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को बढ़ा रहे हैं, समाज को बढ़ा रहे हैं। तो ये इसके आधार पर भी लोग अपना लर्निंग करते हैं, इसके आधार पर भी अपना कृत्य करते हैं, अपना पर्सनालिटी का विकास करते हैं। तो ये पर्सनालिटी का विकास जो है यह इनके अकॉर्डिंग ये कम होता है, इनके अकॉर्डिंग ये कम होता है। यह जो है इसमें जो विकास है वो विकास 50% होता है। कितना होता है, 50%। इसमें जो विकास होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है, जो मांग होती है, यह मांग पूर्ति कितनी करती है, 50% की। तो यह यहीं से कम होने लगता है, यह 50% है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, यह जो है सबसे, अब ये उच्चतम की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे ये सभी निम्नतम थे और यहाँ से उच्चतम की तरफ बढ़ रहा है। निम्नतम इसलिए थे कि ये ज्यादा है,
और यह कम कम इसलिए होता है कि यहाँ पे यह चीज पूरा करना सबके बस की बात नहीं है। 50% इसीलिए होता है कि यहाँ पे इसको पूरा करना सबके बस की बात नहीं है, सब कोई नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो सब कोई कर पाएंगे, जानवर कोई भी ये कर लेता है, इसको भी लगभग लोग कर लेते हैं, बट यहाँ से करना किसी, लोग कहते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बेचारा कितने समय से, जब से तारक मेहता चल रहा है तब से जो है उसकी शादी नहीं हो रही है। कौन नहीं हो रहा भाई, जरा जवाब दीजिएगा। एक बेचारे की शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए रोज हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए। ये शादी भी सबके बस की बात नहीं, मतलब सबकी शादी नहीं होती भाई, हो सबकी हो, समाज में सब लोग शादी विवाह हो जाए, बट सबकी नहीं होती है, सबकी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, दोस्त भी सबके नहीं बन पाते हैं। तो ये थोड़ा सा हाईएस्ट होता है, थोड़ा हाईएस्ट होता है। 50% लोगों के होते हैं, 50% के नहीं होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा हाईएस्ट होता है। यहाँ पे भी ये बात रखी गई है, मास्टर ने बताया। आगे बात करते हैं, आगे की जो बात करी गई वो उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान हमारा सेल्फ स्कीम हमारा कैसा है। हाँ पोपट, सही बात है, पोपट पोपट पोपटलाल, पोपटलाल क्या बात है, पोपटलाल, पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, पोपटलाल बेचारे अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कोई तो मिल जाए हमको। जहां भी कोई लड़की देखा, हमसे शादी करोगी क्या, जैसे उसने कहा भैया नहीं है, ओ भैया ढूंढ लिया, अच्छा कोई बात नहीं बहन जाओ, तो फिर वो बेचारे का मन टूट जाता है। जैसे किसी को देखते हैं तो वो मंडप में आ जाते हैं शादी करने के लिए। तो ये सब चीजें जो है दिखाई पड़ती है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सामाजिक मांग होगी। अब आगे बात करते हैं जो तीसरी मांग है, जो तीसरी होगी चौथी मांग। चौथी मांग में उन्होंने कहा सेल्फ स्टीम की मांग। सेल्फ स्टीम की मांग मतलब उसका आत्मसम्मान, आत्मसम्मान की मांग की बात करी उन्होंने। आत्मसम्मान मांग यह उससे हाईएस्ट होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा आत्मसम्मान का मांग, आत्मसम्मान मांग, सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम नीड। पेंसिल लिख देता हूं, लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा। सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम नीड में यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो है वह अपना विश्वास प्राप्त करना चाहता है, विश्वास जमाना चाहता है और अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया, यह वाली प्रकार की पर्सनालिटी, यह वाला प्रकार का व्यक्तित्व या यह प्रकार का सीखना, यह कितना होता है, यह 40% होता है। यानी उससे देखिए घट रहा है, यह 40% होता है। कितना होता है, तो 40%। तो 40% होता है। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें उन्होंने बताया कि स्वविश्वास, यानी स्वविश्वास, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सबका इतना जल्दी जागृत नहीं होता है, बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस की। चलिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी, स्वविश्वास की हिंदी में लिख देते हैं, अंग्रेजी में लेकर के हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, स्वविश्वास आता है और क्या आता है, तो उपलब्धि आती है। उपलब्धि भी सभी लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ ही लोग कर पाते हैं उपलब्धि। तो उपलब्धि होती है यहाँ पे दूसरों का सम्मान करना या लेना, दूसरों का सम्मान करना या पाना, दूसरों का सम्मान करना या दूसरों से सम्मान पाना, ये सब किसमें आता है, आत्मसम्मान में आता है। तो आत्मसम्मान की मांग, आत्मसम्मान की मांग को बताया इन्होंने, यह कितनी होती है, 40% होती है। 40% लोग, 40% लोग जो है ये इतना कर पाते हैं, इतना कर पाते हैं, यानी 40% व्यक्ति ही ये कर पाते हैं कि अपनी मांग, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रख पाते हैं या वह दूसरों से मान सम्मान ले पाते हैं। तो ये 40% ही होती है। 40% इसी में लर्निंग होती है और इसी में जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसी आधार पे इन्होंने समझाया कि आत्मसम्मान का भी होता है। फिर जो आखिरी उन्होंने बताया वो बताया आत्मसिद्धि का मांग। आत्मसिद्धि का मांग जो सबसे टफेस्ट होता है और जो रेयर लोगों को मिलता है, आत्मसिद्धि का मांग। आत्मसिद्धि का मांग जो उन्होंने बताया सबसे टॉप लेवल का, आत्मसिद्धि का मांग। आत्मसिद्धि की मांग, आत्मसिद्धि की मांग जिसको इन्होंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी आप हो क्या, आप हो क्या, तो आपकी छवि, आपकी प्रतिभा, आप इस जीवन में जन्म लिए हो, आप इस जीवन में जन्म लिए हो तो आप हो कौन, आपका, आपने अपने अस्तित्व को प्रस्थापित किया कि नहीं,
सारे लोग कर पाते हैं क्या? सारे लोग महान विभूति बन पाते हैं क्या? तो सारे लोग महान विभूति नहीं बन पाते हैं। महात्मा गांधी एक ही थे, महात्मा गांधी एक ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही थे, विवेकानंद जी एक ही थे, महात्मा बुद्ध जी एक ही थे, श्री राम जी एक ही थे, कृष्ण जी एक ही थे। यह सारे लोग एक ही थे, एक ही थे और एक ही रह गए। उसके बाद कोई नहीं व्यक्ति पैदा हुआ, उसके बाद नहीं कोई पैदा हुआ। तो ऐसे ही वह अपनी छवि को स्थापित करना, अपनी छवि को स्थापित करना, वह भी दर्शाना, वह सारे लोग नहीं कर पाते हैं। यह मात्र 10% लोग ही कर पाते हैं। कितने लोग कर पाते हैं? 10% लोग कर पाते हैं कि अपना, अपनी खुद की, अपनी छाप, अपनी प्रतिभा, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी प्रस्थापित करना, उसको लेके जाना, वो लेके जाना, वह स्थापित करना, अपना झंडा गाड़ना। तो झंडा गाड़ना हर कोई नहीं गाड़ पाता है, वह खाली मात्र 10% लोग कर पाते हैं। इसको उन्होंने कहा कि इसकी नीड की पूर्ति जो है मात्र 10% लोगों की ही हो पाती है। यह जो नीड है वह 10% लोगों की ही पूरी हो पाती है। यह जो नीड है, इस प्रकार की नीड 10% लोगों की पूर्ति हो पाती, वही लोग वहां जाकर के कर पाते। कितने लोग, सब लोग, जो भी गांव का नेता बना, जो भी गांव का नेता बना, वो बोलेगा कि हम आगे जाकर के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। बेचारा प्रधानमंत्री के कगार पर पहुंचते पहुंचते मर जाता है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है। यानी वहां तक पहुंचते पहुंचते वो सपना रह जाता है, यानी उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं पूरा हो पाता है। कुछ ही लोग, भाई 5 साल में एक ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो 5 साल में अगर एक जीवन है, एक कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति 85 साल जीता है, अगर कोई व्यक्ति 85 साल जीता है, 85 वर्ष, तो 85 वर्ष जीता है, तो 25, यानी मान लीजिए हम वहां पे 15 साल में वह एक्टिव हो गया, 15 साल में एक्टिव हो गया, तो 15 साल इसमें से निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 15 साल अगर इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 70 साल। अब 70 में 5 का भाग दे दीजिए, 70 में 5 का भाग दीजिए, यानी 5 साल का एक कार्यकाल होता है, तो कितने होंगे? तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 14 कार्यकाल होगा। तो क्या क्या इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी दुनिया में खाली वही है? यानी 14 लोगों में अपनी एक गिनती करानी है, 14 लोगों में अपनी एक गिनती करानी, चाहे जब भी बन जाओ, चाहे जब भी बन जाओ, चाहे 35 साल में बन जाओ, चाहे 40 साल में, चाहे जब भी बन जाओ। इतने सारे लोगों में, 135 करोड़ की आबादी में हमें एक, हमारा 14 में से हमारा नंबर आना है, 14 में से हमारा एक नंबर आना है। तो 14 में से नंबर सबके बस की बात तो है नहीं। तो यही क्या है? वह 10% लोग ही कर पाते हैं, वह 10% लोग ही कर पाते हैं। चलिए, मेरे थोड़े एग्जाम्पल उल जलूल टाइप के होते हैं, बट वह आपको एकदम समझाने वाले होंगे। एग्जाम्पल थोड़े उल जलूल टाइप के होते हैं, इधर उधर के होते हैं, बट वो आपको एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बताने वाले होंगे, टू द पॉइंट। लोग कहते हैं कि पूरे क्लास में क्या सब लोग जो है वो टॉप कर पाते हैं? सब लोग टॉप कर पाते हैं? नहीं, कोई एक व्यक्ति ही टॉप कर पाता है। क्या कोई पहला या दूसरा ही आता है? पहला या दूसरा ही आता है, तो उसका रेशियो कम होता है। तो वही कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मात्र अगर पूरा होती है तो 10% लोगों की पूरा होती है। अब इसमें क्या होती है? इसमें होता है, इसमें क्या क्या देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या का स्वयं का निवारण करना। इसमें क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या नीड हुई? तो इसमें नीड कहा गया समस्या का निवारण करना, समस्या का निवारण करना। कोई भी व्यक्ति है, वह कुछ कुछ ही लोग, 10% लोग ही अपनी समस्या का निवारण कर पाते हैं। समस्या का निवारण करना इसमें बताया। और क्या बताया? इसमें कहा कि स्वनियंत्रण कर पाना, स्वनियंत्रण करना, स्वनियंत्रण करना, सतत प्रयास करना, सतत प्रयास। सारे लोग नहीं करते, कुछ लोग छूट करके रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो सतत प्रयास सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो कितने लोग कर पाते हैं? मात्र 10% ही। अब यहां से बात करते हैं, यह निम्नतम जो है, निम्न स्तरीय मांग थी, और इसको कहते हैं क्या? उच्च स्तरीय मांग। यहां से 1, 2 और 3, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड और आत्म सिद्धि की मांग, या क्या है? इसको कहते हैं उच्च स्तरीय। क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय मांग। इसको कहते हैं उच्च स्तरीय मांग। या उच्च स्तरीय मांग जो है, यह क्या होता है? सामाजिक आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि के रूप में, सामाजिक मांग, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि के रूप में इसे कहते हैं उच्च स्तरीय मांग। ये तीनों उच्च स्तरीय मांग होती है, और ये जो दोनों हैं, इन दोनों को कहते हैं निम्न स्तरीय मांग। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। इसको इन्होंने, मास्लो जी ने इसी को इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, इसी को इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में समझाया हुआ है। किसको समझाया हुआ है? बढ़ते हुए क्रम में समझाया हुआ है। किसने समझाया हुआ है? तो मास्लो जी ने। मास्लो जी ने पदानुक्रम सिद्धांत को मांग के पांच पांच मांगों के आधार पे, 5 मांगों के आधार पर पदानुक्रम
सिद्धांत दिया, पदानुक्रम सिद्धांत दिया, इसमें इसको इसको बढ़ते हुए क्रम में समझाया, बढ़ते हुए क्रम में समझाया। चलिए यहां तक समझ आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी कुछ और बातें इन्होंने करी थी, कुछ और बातें इन्होंने बताई थी। इन 5 मांगों को इन्होंने जो कहा, जो 5 मांग थी, इन 5 मांगों को इन्होंने कहा बेसिक नीड्स। ये तो बेसिक नीड की बात बताई, इसके अलावा एडवांस नीड भी, इसके अलावा एडवांस नीड की भी बात कही इन्होंने। बेसिक नीड बताई और फिर एडवांस नीड भी बताई। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहीं पे हम ले लेते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों की बात कर लेते हैं। तो ये जो थी, इसको कहा उन्होंने क्या, बेसिक नीड। ये सभी, ये पांचों, ये 5 मांग बेसिक नीड थी, बेसिक नीड थी। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और मानव की कुछ और अन्य आवश्यकताओं, जिसको एडवांस नीड कहा गया, वो एडवांस नीड भी उन्होंने बताया। कुछ अन्य मांग बताया, उसकी अन्य मांग की चर्चा कर लेते हैं। अन्य मांग देखते हैं हमारा इतने में आ जाएगा क्या, अन्य मांग। चलिए देखेंगे यहाँ पे, तो पहली मांग की इन्होंने जो चर्चा करी, अन्य मांग, इन बेसिक नीड के अलावा कुछ अन्य 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 डिमांड भी बताई, अन्य मांग भी इन्होंने चर्चा करी। वो अन्य मांग क्या थे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अन्य मांग, अन्य मांग क्या थे, इसी के प्लस, ये बेसिक नीड प्लस, बेसिक नीड प्लस अन्य अन्य मांग, अदर नीड्स। अदर नीड्स क्या थी, तो अदर नीड्स थी यहाँ पे, पहले की चर्चा करते हैं। पहला इन्होंने कहा, पहले तो बताया इन्होंने, ये जो है बेसिक नीड, बेसिक नीड में क्या आया, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसकी बात करी। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि अदर कुछ होते हैं, उसको कहा उन्होंने संज्ञानात्मक मांग, कॉग्निटिव नीड्स। उन्होंने कहा क्या, तो पहली बात इन्होंने करी कॉग्निटिव नीड्स की, कॉग्निटिव नीड्स की। अब कॉग्निटिव नीड्स की बात करी, तो कॉग्निटिव नीड्स में उन्होंने क्या कहा, तो कॉग्निटिव नीड्स में उन्होंने कहा इसके 2 प्रकार है। कॉग्निटिव नीड्स की उन्होंने कहा कि इसके 2 प्रकार है, 2 प्रकार से कॉग्निटिव नीड्स आती है। ध्यान करिएगा, ध्यान करिएगा, दिख रहा है ना सभी को, चलिए दिख रहा है। छोटा लिखा हुआ है, छोटा लिखा, जूम करके देख लीजिएगा, दिख रहा है सभी को, दिख तो रहा है। चलिए कॉग्निटिव नीड्स को 2 प्रकार से बताया, 2 प्रकार की बताया कॉग्निटिव नीड को। ये थोड़ी एडवांस नीड है, ये 5 तो बेसिक नीड बताया, 5 बेसिक नीड के अलावा इन्होंने जो है और कुछ 4 जो है इन्होंने और बताया, 4। तो ये कॉग्निटिव नीड बताया, कॉग्निटिव नीड में इन्होंने 2 प्रकार की बताया। कॉग्निटिव नीड को उन्होंने 2 प्रकार के बताया। तो पहला इन्होंने नीड बताया क्या, पहली नीड बताई नीड टू नो, इन्होंने कहा जानने का मांग। पहला कहा इन्होंने नीड टू नो, जानने का मांग, किसी भी चीज को जानना, जानने का मांगते हैं। छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वो क्या होगा, ये मास्लो का पिरामिड, पिरामिड मतलब क्या होता है, तो पिरामिड भैया देखो ये है पिरामिड, इसको कहते हैं पिरामिड। अच्छा मानवतावादी क्या होगा, तो मानवतावादी होगा भैया देखो ये सारे जो है ना, ये मानवतावादी भी है, ये भूख है, प्यास है, सोना है, सारी सुरक्षा है, नौकरी है, ये परिवार है, हमसफर है, दोस्ती है, स्व विश्वास है, उपलब्धि, ये सारे मानवता के तहत आते हैं, मानवता में ही सारी चीजें देखी जाती हैं। इसलिए इन्होंने कहा मानवतावादी सिद्धांत दिया। ये सारी बातें जो उन्होंने बताई, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड, ये सभी मानवतावादी में आते हैं, इसलिए कहा गया इनको मानवतावादी। तो इन्होंने कहा कि क्या जानना, जानने के लिए भी इन्होंने बताया कि हमें उत्सुकता रहती जानने की, जानने की, तो ये जानने की मांग भी इन्होंने बताई, इसीलिए वो प्रेरित होता है, सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो कॉग्निटिव आया, इसीलिए यह सीखने में भी आया, ये इसलिए इसको सीखना भी समझते हैं, सीखना समझते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे कि सिद्धांत में, ये सब तो पर्सनालिटी की बात कर ली गई, तो यहाँ पे सीखना कहां से आया, तो सीखना आया तो जो उन्होंने अदर अदर जो बातें करी कॉग्निटिव नीड्स की, तो कॉग्निटिव नीड्स में इन्होंने बताया कि सीखना, सीखने की बात आएगी कहां से, जानने की बात आएगी कहां से, उसमें सीखना आएगा। तो ये भी इन्होंने चर्चा करी हुई थी, इसलिए क्या है, यह सीखने का मांग है। और क्या कहा इन्होंने, नीड टू अंडरस्टैंड, पहला बात कहा नीड टू नो, और दूसरी बात करी इन्होंने नीड टू अंडरस्टैंड, नीड टू अंडरस्टैंड, नीड टू अंडरस्टैंड मतलब समझने का, समझने का मांग, यहां पे कहने तो समझने का मांग, समझने की मांग, समझने की मांग बताया। अब यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा बताया, दूसरी जो चर्चा करी इन्होंने, दूसरी चर्चा बताई, ये अदर, ये बेसिक, ये एडवांस है। बेसिक तो यहां तक हो गया, एडवांस की बात हम नीचे कर रहे हैं। एडवांस में क्या कहा, पहला कॉग्निटिव नीड बताया, दूसरी बात इन्होंने कही क्या, न्यूरोटिक नीड्स,
इन्होंने दूसरी जो नीड्स बताई उसको कहा इन्होंने न्यूरोटिक नीड्स। दूसरी नीड्स इन्होंने बताया न्यूरोटिक नीड्स। न्यूरोटिक नीड्स। अब न्यूरोटिक नीड्स में क्या कहा इन्होंने, तो न्यूरोटिक नीड्स में इन्होंने कहा इसे, इसमें क्या आता है न्यूरोटिक नीड्स में, तो इसको कहते हैं तंत्रिका मांग। तंत्रिका मांग मतलब क्या, हमारी जो तंत्रिका है वो कैसी करेगी। देखते हैं आप, कोई बच्चा बहुत ही अति सक्रिय होता है, कोई बच्चा बहुत ही अति सक्रिय होता है। अति सक्रिय कैसे होता है, अब वो उसकी अति सक्रियता उसके अंदर वो भरी हुई है। एक बच्चा होता है जब वो बाल्यावस्था में होता है तो उतना सारा कृत्य नहीं करता, जैसे किशोरावस्था में आता है तो उसके अंदर इतने सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं कि वह ना चाह करके उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो वो कह क्या कर रहा है, वो करा कौन रहा है, उसकी तंत्रिकाएं करा रही है, उसके न्यूरॉन्स करा रहे हैं, उसके न्यूरॉन्स उसको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं ना, किसी का मस्तिष्क बहुत जोर से बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, तो दुखने पर वो कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तो देखते हैं ना, तो कोई भूल जाता है कि इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जाता है। तो वह ये सब होता कहां से है, ये सब होता है वो तंत्रिका तंत्र के इम्बैलेंस की वजह से। तो ये इम्बैलेंस नीड्स भी हमें जो है वो प्रेरित करती है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आक्रामकता आता है, इसमें आक्रामकता आती है। जब कोई ऐसे भाव आते हैं तो आक्रामकता आ जाती है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, सभी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो किसी को भी गाली देना, किसी को कुछ भी कहना, तो जो है मतलब बिल्कुल आवेश में आ जाता है। तो आवेश में आने को उसे कहते हैं क्या, ये किसके तहत आती है, ये आती है, इसमें आता है बात आक्रामकता, इसमें आता है आक्रामकता। आक्रामकता आता है, इसमें विद्वेष आता है, विद्वेष, विद्वेष आता है, इसमें निष्क्रियता आती है, निष्क्रियता, ये सभी इसके तहत आते हैं। यानी कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव हो जाता है, कोई व्यक्ति बहुत पैसिव हो जाता है। जैसे ही उसके ब्लड प्रेशर लो हुआ तो बिल्कुल पैसिव हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, पैसिव। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो एकदम हाई, मतलब एक्टिव हो गया, वो उसका गुस्सा भी सब कुछ एकदम टॉप लेवल पहुंच गया है। तो व्यक्ति, ये सब कैसे होता है, ये न्यूरोटिक नीड्स की होती है। तो उसको उसी नीड्स के आधार पर उसको उस प्रकार का काम करवाया जाता है। तो ये न्यूरोटिक नीड्स भी है, ये भी आता है। और इन्होंने ये भी बताया था, इसके अलावा उन्होंने बताया था क्या, डेफिसिट मोटिवेशन। इन्होंने बताया न्यूनता अभिप्रेरक की इन्होंने बात करी, जिन्होंने तीसरी बात करी, इन्होंने कहा इसी के तहत न्यूनता अभिप्रेरक, न्यूनता अभिप्रेरक, न्यूरोटिक नहीं, हाँ, डेफिसिट मोटिवेशन, डेफिसिट मोटिवेशन। डेफिसिट मोटिवेशन में क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर में जो हीन भावनाएं आती हैं या तनाव आता है, मतलब जो डेफिसिट मतलब क्या आता है, नुकसान। डेफिसिट मतलब नुकसान, मतलब ऐसा मोटिवेशन जहां पे कि व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया है या कोई हीन भावना हो गई है, या फिर वह जो है वह किसी भी मतलब डिप्रेशन में चला गया है, तो ये सारी चीजें इसके तहत आती हैं। तो ये भी उसको वहां पे सुधारने की बात होती है, यहाँ पे उसको आगे आगे प्रेरित करने की बात होती है। तो ये चीज भी इन्होंने बताया डेफिसिट मोटिवेशन को, जिसमें उन्होंने कहा हीन अवस्था का होना, हीन अवस्था आना, हीन अवस्था आना, तनाव आना, तनाव आना, इसमें इन्होंने बताया। फिर जो अगला उन्होंने बताया, जो चौथा चौथा बताया ग्रोथ मोटिवेशन। ग्रोथ मोटिवेशन बताया इन्होंने कि जिसको वर्धक अभिप्रेरक कहा इन्होंने, वर्धक अभिप्रेरक या ग्रोथ मोटिवेशन। चौथा जो इन्होंने लास्ट का बताया अन्य मांग में चौथा वाला, चौथी की बात करी उन्होंने ग्रोथ मोटिवेशन। ग्रोथ मोटिवेशन में इन्होंने कहा क्या, तो ग्रोथ मोटिवेशन में इन्होंने अलग अलग प्रकार की क्षमताएं बताई, यानी जैसे जैसे वृद्धि करता है वैसे वैसे इसके अंदर में आती है। इन्होंने इसको जो है इन्होंने सबसे उच्च स्तर का बताया। इन्होंने सबसे, जैसे ये है ना उच्च, ऐसे यहाँ पे भी उच्च, यहाँ पे ये सभी बेसिक नीड्स हैं, इसके बाद जैसे से बढ़ता गया यहाँ पे ग्रोथ मोटिवेशन सबसे उच्च बताया इन्होंने, सबसे उच्च बताया। इस स्तर में उन्होंने मास्लो ने बताया क्या, इसमें उन्होंने बताया ये इसको मेटा नीड्स भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को ग्रोथ मोटिवेशन को ही मेटा नीड्स भी कहते हैं। मेटा नीड्स यानी उच्च स्तरीय नीड्स, मेटा नीड्स। इस मेटा नीड्स में क्या क्या आता है, इस मेटा नीड्स में उन्होंने बताने की कोशिश करी क्या क्या। तो पहला उन्होंने कहा कि सच्चाई, जैसे ट्रूथ, सच कौन बोलेगा, जो सबसे उच्च स्तर का होगा, जो सबसे उच्च स्तर का होगा वही जो है वह सच बोलेगा। तो सच, सच्चाई आई, इसमें सच्चाई आता है, इसमें जो है वो पूर्णता आती है, बिल्कुल सच्चाई, पूर्णता यानी परफेक्शन,
परफेक्शन, न्याय, न्याय इसमें आया, जस्टिस और विनोदशीलता। कोई भी व्यक्ति हमेशा विनोदशील यानी खुशहाल, खुशहाल कब रहेगा, जब वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। तो ये चीजें इसमें इन्होंने बताई, क्या क्या, तो इन्होंने बताया सच्चाई, ट्रूथ, पूर्णता, पूर्णता मतलब परफेक्शन, फिर न्याय, जस्टिस और विनोदशीलता यानी विनोद, वह हर्ष, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो इन्होंने बताया, ये चार चीजें इन्होंने इसमें बताया। तो ये चार चीजें जो है क्या करती हैं, ये नीड, नीड है, इसी नीड के आधार पे व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो ये इन्होंने पूरी कहानी जो है अपनी इसी में उन्होंने समझाई। मैंने आपके सामने पूरा प्रस्तुत किया कि एक अब्राहम मास्लो जी हैं। अब्राहम मास्लो जी जो है वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। उन्होंने जो है ह्यूमनिस्टिक रूप में काम किया कि मनुष्य कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उससे अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे करता है, अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे करता है और वह कैसे सीखता है। तो सीखना करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने पुस्तकें बनाई, पुस्तकें लिखी। उन्होंने पुस्तकें लिखने के साथ साथ चूंकि मनोवैज्ञानिक थे तो उन्होंने मनोविज्ञान के रूप में बहुत सारा काम किया और काम करने के बाद इनके सिद्धांतों के अलग अलग नाम दिए गए और उन्होंने अपने सिद्धांत में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिया वो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया, उस पदानुक्रमिक सिद्धांत को उन्होंने एक बढ़ते हुए क्रम में एक बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में दिया। आरोही क्रम में जो सबसे पहले दो दिए वह सबसे निम्न स्तरीय के थे और ऊपर के जो तीन थे वो उच्च स्तरीय के थे। तो जो निम्न स्तरीय के थे वह निम्न स्तरीय वाले कौन कौन थे, तो वह थे फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक मांग और दूसरा व्यक्ति सुरक्षा की मांग। उन्होंने अपनी मांग थ्योरी में कहा कि व्यक्ति की जैसी मांग होती है उसी मांग के आधार पर व्यक्ति सीखता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स यह दोनों निम्न स्तर की मांग थे, जिसमें कि व्यक्ति ज्यादा उसकी मांग होती है, वो उसको करने वाले ज्यादा लोग होते हैं, 85% और 70%। वहीं उसके बाद उच्च स्तरीय मांग में बात करी तो उच्च स्तरीय में जो सबसे, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो आप इसी तरह से लगाएंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसी आधार पर लगाएंगे। तो सबसे टॉप लेवल का जो उन्होंने बताया वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो कि वह मात्र 10% लोगों में ही होता है। 10% लोग ही अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और 10% लोग सबसे टॉप लेवल तक पहुंच पाते हैं, ये उन्होंने बताया। साथ साथ में उन्होंने कहा कि यह जो इन्होंने 5 मांग बताई, ये पांचों मांग जो है वो बेसिक नीड्स थी। ये किसी भी ह्यूमन की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य के ये बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स के अलावा उन्होंने कुछ एडवांस नीड्स भी बताए, तो एडवांस नीड्स में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कॉग्निटिव नीड्स को उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति कैसा समझता है और कैसा सोचता है, कैसा वह सोचता, कैसा जानता है और कैसा वह समझता है। जानने और समझने को जो है मांग को इन्होंने कहा कि जो है कॉग्निटिव नीड्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यूरोटिक नीड्स, व्यक्ति के अंदर में जैसे न्यूरॉन्स है वो जैसे जैसे एक्टिव होते हैं उसी एक्टिवनेस के आधार पे व्यक्ति जो है घटता है बढ़ता है, वो दोनों कार्य करता है, ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा डेफिसिट मोटिवेशन, उसके अंदर जब घटाव होता है, जब घटाव हो जाता है, बिल्कुल नुकसान हो जाता है, उस नुकसान के आधार पे जो कुछ भी करता है, तो नुकसान करने जैसे निराशा हो गई या फिर हीन भावना हो गई या डिप्रेशन हो गया या फिर तनाव में हो गया, यह भी उसके अंदर आती है। तो ये एडवांस में है, ये एडवांस में है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, लिमिटेड लोगों को होता है, कम लोगों को होता है। उससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो उन्होंने बताया वो बताया उन्होंने क्या, ग्रोथ मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, व्यक्ति अपना मोटिवेशन कैसे बढ़ाएगा, ग्रो करेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एकदम पूरा परफेक्शन लेके आएगा वह जो है ज्यादा कर पाएगा, वह मेटाकॉग्निशन लेके आएगा, तभी उसके अंदर में परफेक्शन आएगा। जब कोई व्यक्ति जो है वह सच्चाई, ट्रूथ करेगा, तो ट्रूथ करने के लिए वो कुछ भी भला बुरा हो, कुछ भी हम सत्य ही बोलेंगे, तो वह जब इतना रिस्क लेने के लिए तैयार होगा तब वो सत्य बोलेगा। तो ये भी जो है बहुत रेयर लोगों में होता है। वहीं पे कोई व्यक्ति खुशहाल वो कब होगा, खुशहाल भी होना व्यक्ति जो है वो बहुत ही उच्च स्तर का होता है, वो मेटाकॉग्निशन लगाता है, तब या मेटा प्रकार का उसके अंदर में नीड होती है, तब जाकर वो खुश हो पाता है। वहीं न्याय, जस्टिस भी देना वह भी उच्च स्तर का होता है। तो ये जो है उन्होंने अपने अंदर में पूरी थ्योरी को जो बताने का काम किया कि अब्राहम मास्लो का ये था पदानुक्रमिक सिद्धांत। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको एक बोर्ड पे ही पूरा पदानुक्रम सिद्धांत मैंने आपके समझाने का काम किया हुआ है। चलिए यहां तक हो गया पूरा। आप यहाँ पे एक मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा ये है, तीसरा मुद्दा ये है, चौथा मुद्दा ये है, पांचवा मुद्दा ये है। ये पांचों मुद्दों को आप समझ करके रख लेंगे। मैंने सभी को एक ही जगह पे समझा दिया हुआ। चलिए, ये नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे सच्चाई, पूर्णता, न्याय और विनोदशीलता, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे, सच्चाई, पूर्णता, न्याय और विनोदशीलता। ये थोड़ा नीचे हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, हो गया, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर इस पर कोई किसी प्रकार का किसी को कोई प्रश्न होगा तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई